हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैड पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज डिस्कशन, जो कि क्लैड, TULLB, एलेट, एनएलएस एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट जो आप 2022 में देने वाले हैं या 2023 में देने वाले हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिना समय गंवाए बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं। आज के एडिटोरियल्स जो है वो कुछ इस प्रकार से हैं और जिसमें हमें यहाँ पे दो आर्टिकल तो ये डिस्कस करने हैं, ये गवर्नर से रिलेटेड है। अभी देखो क्या हो रहा है, काफी सारे स्टेट्स में और उनके गवर्नर के बीच में प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं और सम राजभवन्स आर ऑन दी वार पैथ और हु शुड बी द चांसलर। तो ये दोनों आर्टिकल मर्ज करके डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि क्या मामला है, क्या होती है गवर्नर की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पोजीशन, क्या अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है एक्सेट्रा, और ये क्या मामला है ये भी थोड़ा सा देख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन से रिलेटेड आर्टिकल है, तो वो दोनों आर्टिकल आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा ओमरिकॉन और कुछ फालतू के आर्टिकल्स हैं जो हमारे लिए डिस्कशन की जरूरत नहीं है। तो देखिए, पहला अभी ये वाला जो आर्टिकल है गवर्नर वाला, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अभी देखो काफी सारे स्टेट्स में गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट में प्रॉब्लम हो रही है। देखो ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में प्रॉब्लम हुई है, ये हम समय समय पे देखते हैं। अभी आप महाराष्ट्र में आपने एक केस देखा जहां पे स्पीकर के इलेक्शन में गवर्नर ने इंटरफेयर किया। उसके बाद केरला में वाइस चांसलर की पोजीशन पे अपॉइंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ नाम रिकमेंड किया था, लेकिन उसको नहीं मद्देनजर रखा गया। फिर अब यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर भी इस तरीके की चीज देखने को मिल रही है। तो कहने का मतलब ये कि ये समय समय पे प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। देखो एक सिंपल सी बात है, गवर्नर जो है ना वो स्टेट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का नुमाइंदे होते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन में पोजीशन ही इसलिए बनाई गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में एक प्रॉपर कनेक्शन रहे। तो इसीलिए जब दोनों अलग अलग पार्टी सत्ता में रहती हैं स्टेट में और सेंटर में, तो वहां वहां स्टेट्स में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब बात करते हैं गवर्नर के बारे में। तो गवर्नर की अपॉइंटमेंट की जो पावर है या फिर गवर्नर से रिलेटेड एवरीथिंग इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अंडर आर्टिकल 153 एंड आर्टिकल 160 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस्ड है। ठीक है, गवर्नर जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट होता है और वर्किंग जो है वो सेम उसी तरीके से चलती है जैसे कि प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर के केस में चलती है। जैसे गवर्नर जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड है, लेकिन मोस्ट ऑफ द काम जो है वो चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट करती है। सेम चीज आप पूरे गवर्नमेंट के हिसाब से भी देख लो, सेंटर में भी देख लो, तो प्रेसिडेंट जो है वो हेड होते हैं, लेकिन काम जो है प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट सारा करता है। गवर्नर का डुअल रोल होता है किसी भी स्टेट के अंदर, एक तो एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की तरह काम करना और दूसरा जो है वो वाइटल लिंक की तरह काम करना यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, देखो मैंने आपको क्या बोला, गवर्नमेंट की पोजीशन ही इसीलिए बनाई गई है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट है इनके बीच में सामंजस्य बना रह सके, दोनों लोग साथ मिल बांट के काम कर सकें। क्योंकि स्टेट में कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी होगी, लेकिन जो गवर्नर हैं वो सेंटर का नुमाइंदे हैं, रहेंगे वहां पे, तो जिससे दोनों के बीच में चीजें चलती प्रॉपर रहेंगी। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है गवर्नर से रिलेटेड। तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल 153 जो है वो कहता है कि देयर शुड बी अ गवर्नर इन ईच स्टेट, और एक पर्सन जो है वो दो जगहों पे या दो से ज्यादा जगहों पे भी गवर्नर रह सकता है। ऐसा काफी बार देखने को मिला है कि दो दो जगहों के चार्ज मिले हैं सेम पर्सन को। डुअल कैपेसिटी की तरह काम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की तरह, और दूसरा जो है वो ब्रिज बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद आर्टिकल 157 एंड 158 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्पेसिफाई एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पोस्ट ऑफ गवर्नर करता है। क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए गवर्नर बनने के लिए भारत के। तो आप भारत के सिटीजन होने चाहिए, एटलीस्ट 35 ईयर ऑफ एज आपकी होनी चाहिए, आप किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होने चाहिए, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होने चाहिए, कोई हाउस ऑफ प्रॉफिट जो है आपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है आपने वो होल्ड नहीं किया हो। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अपने आप में एक अलग टॉपिक है, किसी दिन मैं आपको डिस्कस कर लूंगा। अभी आप सब इतना ध्यान रखो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। डेफिनेटली वी विल डिस्कस समडे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में क्या क्या चीज आती है। इसके बाद जो गवर्नर का टर्म होता है वो नॉर्मली 5 साल का होता है, बट इट कैन बी टर्मिनेटेड अर्लियर ऑल्सो ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो डिसमिस कर सकते हैं इनकी पोजीशन को। इसके अलावा दूसरा जो है गवर्नर जिसका कोई भी इस तरीके का काम जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी कोर्ट ने गलत ठहराया हुआ है तो उसको ही मद्देनजर रखते हुए प्रेसिडेंट उसको हटा सकते हैं, और रिजाइनेशन बाय द गवर्नर हिमसेल्फ। इसके बाद गवर्नर से रिलेटेड कुछ और भी आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 153 गवर्नर ऑफ स्टेट होना चाहिए। आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की बात करता है। 156 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर की बात करता है। आर्टिकल 157 क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज ए गवर्नर की बात करता है। आर्टिकल 158 कंडीशन ऑफ गवर्नर्स ऑफिस बात करता है। 160 डिस्चार्ज of the function of the governor in certain contingencies.
161 पावर ऑफ द गवर्नर टू ग्रांट पार्डन एंड अदर्स, पार्डन मतलब समझ रहे हैं, माफी देना। राइट ऑफ, फिर 175 है जो कहता है राइट ऑफ द गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द हाउस और हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। 176 की बात देखी हमने, स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर। 201 बिल रिजर्व्ड बाय द गवर्नर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। 213 पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमुगेट ऑर्डिनेंस, ये कुछ आर्टिकल्स हैं याद रखना। 213 ध्यान रखना, 201 ध्यान रखना, इधर ऊपर के 2-3 ध्यान रखना। फिर क्या है 217 गवर्नर इज कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट इन द मैटर ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। 217 ही कहता है। 233 अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज बाय द गवर्नर एंड 234 अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन टू द जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट बाय द गवर्नर। डिस्ट्रिक्ट जजेस के अलावा जो आपके बहुत सारे लोग एडवोकेट्स भी जज बनाए जाते हैं ना हाई कोर्ट के, सीनियर जो एडवोकेट्स होते हैं, तो उनकी यहाँ पे बात करी जा रही है। इसमें एक ये ऑर्डिनेंस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके अलावा 2 क्वेश्चन जो है ना घुमा के आपसे एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। पहला कि क्या गवर्नर की पावर होती है रिगार्डिंग मनी बिल, क्या मनी बिल को गवर्नर जो है वो खारिज कर सकता है? तो ऐसा नहीं है। गवर्नर के पास 3 ऑप्शंस होते हैं मनी बिल के ऊपर, या तो अपनी एसेंट दें और मनी बिल को आगे बढ़ाएं, स्टेट के अंदर बात हो रही है, या तो फिर अपनी एसेंट ना दें और वापस कह दें कि भैया वापस आपके पास भेज रहे हैं पार्लियामेंट के पास, सॉरी पार्लियामेंट इन द सेंस स्टेट लेजिस्लेचर के पास, और वो डिसाइड करें। या फिर तीसरा जो है वो अपने पास लेके रखे रहें और काफी समय तक लेके रखे रहें और प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन ना ही कराएं, तब भी वो बिल पास नहीं हो पाएगा। तो ये 3 तरीके होते हैं। पार्डनिंग पावर क्या होती है गवर्नर की? तो भैया ये डेथ पेनल्टी कैंसिल नहीं कर सकते, बाकी तरीके का रेस्पाइट, रेप्राइव, पार्डन, कम्यूट द पनिशमेंट ऑफ एनी पर्सन, वो ये काम कर सकते हैं। डेथ पेनल्टी नहीं कम कर सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये था बेसिक चीज रिगार्डिंग गवर्नर। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले अगर आप लोग क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, क्लैट आपको जो 10th में है बच्चे, 11th-12th में उनको बाद क्लैट का देना है, या जो ड्रॉप ईयर में उनको क्लैट देना है, तो हमारे यहाँ पे क्लैट के लिए मॉक टेस्ट चल रहा है। क्लैट का हमारा विजेता बैच चल रहा है, क्लैट का 2022 का विजेता बैच चल रहा है, 2023 का विजेता बैच चल रहा है। क्लैट जीके बूस्टर हमारा कोर्स है जिसमें करंट अफेयर्स आपके लिए कराए जाएंगे, आप उसमें अपने आप को एनरोल करना चाहें कर सकते हैं। जो लोग क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की, उनके लिए भी हमारे यहाँ पे मॉक टेस्ट, क्लैट एलएलएम का 2022 का कोर्स, क्लैट एलएलएम का 2023 का कोर्स है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा एनएलसेट जो तैयारी कर रहे हैं, नया कोर्स लॉन्च हुआ है एनएलएस के द्वारा, वो हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। डीयूएलएलबी के मॉक्स, इन सब के लिए करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, हमारे ऐप की लिंक है, ऐप को डाउनलोड करना है, वहां से स्टोर सेक्शन में जाके आप इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। आप वेबसाइट के थ्रू भी जाके हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। अगला आर्टिकल जो है, अ बिल दैट कुड अल्टर द मीडिएशन लैंडस्केप, ये बात करता है अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म के बारे में। यहाँ पे मामला क्या है, मामला ये है कि देखिए अभी कुछ दिन पहले हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है एनवी रमन्ना साहब, वो इंडिया सिंगापुर मीडिएशन समिट में कुछ बोल रहे थे, तो उन्होंने उसमें ये कहा कि मीडिएशन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इसको अपनाना चाहिए, भारत में इसकी बहुत ज़रूरत है, और इसके संबंधित एक बिल भी आया है पार्लियामेंट में जो अभी तक पास नहीं हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उसको जल्द से जल्द पास कर दिया जाए जिससे कि चीज़ें बेटर हों। अभी क्या होता है, मीडिएशन बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एक मैकेनिज्म होता है जिसमें थर्ड पार्टी की मदद से चीज़ों को सॉल्व किया जाता है। एक इसको सिंपल माध्यम में कहूँ, आपका राम और श्याम आपके 2 दोस्त थे, उनकी लड़ाई हो गई, तो एक तीसरा बंदा जो सुशांत है वो आके राम और श्याम की लड़ाई को शांत कराता है। तो ये जो है ना, यही होता है अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म का छोटा सा एक एग्जाम्पल, मतलब तीसरे पार्टी की मदद से चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए। अब इसके लिए क्या है, तो सेक्शन 89 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 कहता है कि प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी टू द पीपल इफ इट अपीयर्स टू द कोर्ट देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ऑफ सेटलमेंट आउटसाइड द कोर्ट, देन द कोर्ट फॉर्मुलेट द टर्म्स ऑफ द पॉसिबल सेटलमेंट एंड रेफर द सेम फॉर एडीआर्स। ठीक है, एक्ट डीलिंग विद एडीआर, क्या क्या एडीआर अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन से रिलेटेड हमारे देश में एक्ट्स हैं, तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996। एडीआर का यूज ना भी एक फेमस केस है, पता ही होगा आपको, नहीं पता याद दिला देता हूं। अयोध्या में टेम्पल वाला जो इशू था ना, उसमें भी कंसिलेशन का यूज किया गया था बाय सुप्रीम कोर्ट, तो बहुत एक नया एस्पेक्ट बन के आ रहा है। और एज ए लॉ एस्पिरेंट आप लोगों को बता दूं, फ्यूचर में बहुत स्कोप है एडीआर का। अब एडीआर में भी देखो 3 टाइप्स हैं जो मोस्टली चलते हैं, जैसे कि आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलेशन। तीनों में अंतर क्या है, देखो आर्बिट्रेशन में क्या होता है, एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को आपका मैटर जाता है, वहां पे चीजें सॉल्व होती हैं, और ऐसा नहीं है कि आप इन माध्यम का यूज करो तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, वो माध्यम भी आपका खुला रहता है।
बट ये बेटर रहता है, इसमें जल्दी आपका सॉल्यूशन मिलेगा, बाहर सॉल्यूशन मिलेगा, आपको कोर्ट में जाना ही नहीं पड़ेगा, लेंदी प्रोसेस से बचना पड़ेगा, और इसका जो भी फैसला होगा आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल का ये बाइंडिंग होगा। मीडिएशन क्या होता है कि एक इम्पार्शियल पर्सन जो आता है उसको मीडिएटर बोलते हैं, वो दोनों की बातें सुनता है लेकिन वो फैसले नहीं देता। आर्बिट्रेशन में तो फैसला देगा तीसरा पार्टी, दूसरे मीडिएशन के अंदर फैसला नहीं सुनाएगा वो दोनों पार्टी के बीच में उनकी टर्म्स सुनेगा। जैसे होता नहीं कि भैया पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है तो भाई तीसरी कोई आता है, वो कहता है चलो तुम्हारी क्या डिमांड है, तुम्हारी क्या डिमांड है, अरे कोई बात नहीं, अब आज से तुम ऐसा करो, तुम आज से ऐसा करो, दोनों लोग बात आपस में समझ लो। तो मीडिएटर का बेसिकली काम है कि दो पार्टियों के बीच में आपस में म्यूचुअली एक पॉइंट पे आके एग्री कराता है, दैट्स इट। कॉन्सिलेशन क्या होता है, इट्स नॉन बाइंडिंग प्रोसीजर, आपको काइंड ऑफ जो है सजेशंस मिलते हैं, थर्ड पार्टी जो है वो सुनती है, और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कंसिलेशन का ही यूज किया था इन द केस ऑफ अयोध्या टेम्पल। और आप लोगों को मेरा एक क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन उसके पैनल में सुप्रीम कोर्ट ने डाले थे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। इसके बाद देखो न्यूज इन शॉर्ट्स पे आ जाते हैं। नीट पीजी काउंसलिंग फ्रॉम जनवरी 12 सेंटर, मामला अटका था इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला, तो वो खत्म हो गया है, और अभी इस साल के लिए तो 8 लाख वाला जो कैप है उसको मान्य ठहरा दिया गया है। अभी हमने देखा था कि जो बुल्ली बाई ऐप है उसके जो क्रिएटर्स थे वो पकड़ लिए गए हैं, उसी तरीके से सुल्ली डील्स के जो ऐप के क्रिएटर थे वो भी पकड़ लिए गए हैं। सुल्ली डील भी बुल्ली बाई की तरह ही एक ऐप थी जिसमें महिलाओं को ऑक्शन किया जा रहा था, और मुस्लिम महिलाओं को ऑक्शन किया जा रहा था उनकी फोटो लगा के, जो कि गलत था, और अब इनको पकड़ लिया गया है। इसके बाद क्या है, ये मैंने मामला आपको बता देता हूं, ये न्यूज में फिर आया है आज। FIR कैन नॉट बी कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेटलमेंट बिटवीन पार्टीज, हाई कोर्ट। देखो भैया ये जो ADR है ना, ये मर्डर करके आप ADR नहीं लगा पाओगे, समझ लो ये बात। सिंपल सिविल मामलों में ADR लगता है, यहाँ पे किसी का मर्डर हुआ है, रेप हुआ है, रेप इज नॉट एन एक्ट अगेंस्ट इंडिविजुअल बट एन ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी एंड इट कैन नॉट बी सेटल्ड। जो भी मामले स्टेट के अगेंस्ट में चले जाते हैं ये क्रिमिनल मामला है, यहाँ पे सेटलमेंट का कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो यही चीज हाईकोर्ट ने बोला है। इसके बाद फॉर्मर RBI गवर्नर उर्जित पटेल बीजिंग बेस्ड AIIB को ज्वाइन कर लेते हैं। AIIB की फुल फॉर्म क्या है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को ये एज ए प्रेसिडेंट की तरह ज्वाइन करते हैं। इनका नाम क्या है, उर्जित पटेल, ठीक है, प्रेसिडेंट गलत बोल दिया मैंने, वाइस प्रेसिडेंट। इसके बाद जल्लीकट्टू बैंड इन वेल्लोर नियर बाय डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु अहेड ऑफ पोंगल। तो जल्लीकट्टू जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रहता है पूरे साल भर में, और ये न्यूज आपके एग्जाम्स में इस पे पैराग्राफ पे क्वेश्चन आ सकते हैं जो क्लैट का पेपर देंगे। क्लैट LLM वाले पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं कि भैया कौन सा लॉ लगेगा, कोई लॉ है कि नहीं है। ड्यू LLB में डायरेक्ट आ सकता है, एनलेसेट में आ सकता है, एनलेसेट में इसमें ऐसे भी आ सकता है। तो देखो जल्लीकट्टू होता क्या, सबसे पहले एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बुल टैमिंग स्पोर्ट बोलते हैं मदुरई, तिरुचिपल्ली, थेनी, पुडुकोट्टई और डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे ये काफी फेमस है, जल्लीकट्टू बेल्ट इसको बोलते हैं। मोस्टली तमिल हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है उस पोंगल, देखो पोंगल क्या है, तमिल हार्वेस्ट फेस्टिवल है, उससे पहले जनवरी के सेकेंड वीक में ये चीज होती है। जल्लीकट्टू एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है, करीबन 2000 साल पुराना चला आ रहा है, और बुल ओनर्स जो बुल को ओन करते हैं उनके सम्मान में इसको किया जाता है। आपने एक जल्लीकट्टू करके मूवी भी थी, अमेजॉन प्राइम पे है, वक्त मिले तो देखना, उसमें कुछ भी नहीं बोला गया है पर बहुत अच्छा तरीके से उस चीज़ों को दर्शाया गया है, अच्छी मूवी है, देखिएगा। वायलेंट स्पोर्ट है और काफ़ी ज़्यादा लोगों की मृत्यु भी होती है, काफ़ी न्यूज़ आता है, देखना ये स्पोर्ट जब होगा तो आप देखोगे काफ़ी लोग मर जाते हैं, काफ़ी लोग का मृत्यु हो जाता है इसकी वजह से, और समय समय पे बवाल इससे रिलेटेड हम देखते हैं। कैसे बवाल देखते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। Jallikattu is considered as a traditional way for the peasants community to preserve their pure breed native bulls। वरना लोग जो हैं इनका ऐसा मानना है कि जो बुल्स होती हैं इनको मीट की तरह यूज़ करते हैं, पर बुल्स का और भी काम है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी जाती है। अब लीगल बैटल्स का क्यों ये मामला है, तो देखो पहली बार 2007 में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है एंड एनिमल राइट्स ग्रुप पेटा जो है, इन्होंने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली अगेंस्ट द जल्लीकट्टू, और जल्लीकट्टू के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था। बट उसको खारिज करने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट एक लॉ ले आई 2009 में, और उससे थ्रू वापस से जल्लीकट्टू को लीगलाइज कर दिया गया। 2011 में यूपीए की जब गवर्नमेंट थी तो उन्होंने बुल्स को भी उन कैटेगरी में डाल दिया जिसमें आप जो है ट्रेनिंग एंड एग्जीबिशन इज प्रोहिबिटेड। तो यहाँ पे यूपीए सरकार ने 2011 में रोकने की कोशिश करी थी जल्लीकट्टू के इस गेम को, बट 2014 फिर इसके बाद देखो काफी बवाल हुआ और फिर से वापस चीजें जो हैं वो होने लगी, जल्लीकट्टू चल रहा था। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने बुल ट्रेनिंग स्पोर्ट पे जो है ना वो फिर से बैन लगाने की कोशिश करी, पर उसके बाद फिर बवाल हुआ
और 2017 तक आता है तमिलनाडु की गवर्नमेंट जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखा अपने राज्य के अंदर, एंड देन तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने एक स्टेट में एक्ट लाके इसको वापस से अलाउ कर दिया और फिर से जो है जल्लीकट्टू का जो प्रोसेस है वो चालू हो गया। बट पेटा ने जो है इसको फिर से चैलेंज किया है अंडर आर्टिकल 29 सब क्लॉज 1 और बोला है इट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल अंडर आर्टिकल 29 सब क्लॉज 1। देखिए क्या हुआ ना, मामला क्या है, आर्टिकल 29 सब क्लॉज 1 जो है वो राइट अगेंस्ट एनिमल्स की बात करता है। 29 सब क्लॉज 1 मैंडेट्स दैट एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिजाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शॉल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। अब 29 सब क्लॉज 1 की बात क्यों हो रही है? क्योंकि जो जल्लीकट्टू का फेवर कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया हमारे पास राइट है हमारे कल्चर को प्रिजर्व करने का, तो हम करेंगे, आप हमारे ये 2000 साल पुराना ट्रेडिशन चला आ रहा है, आप हमें इसको रोक क्यों रहे हो, हम तो करेंगे, ये ऐसा उनका कहना है। बट जो राइट अगेंस्ट एनिमल्स कहते हैं कि भैया एनिमल्स का भी तो राइट है, उनको चोट लग रही है, उनको मारा पीटा जाता है, जो कि सही नहीं है। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट में जल्लीकट्टू का केस गया है, उसके बाद से ये मामला जो है पेंडिंग है और बाकी इस पर देखते हैं क्या होता है। अदर स्टेट्स में क्या है, तो कंबाला जो है कर्नाटका के अंदर जो कंबाला करके ये गेम फेमस है। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द स्टेट जैसे कि आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और बहुत जगहों पे ये बैन है, क्योंकि 2014 में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था उसी को यहाँ पे आगे बढ़ाते हुए लोग ये स्टेट जो है वो चल रहे हैं। एक चीज़ और है, पेटा के बारे में लोग कंफ्यूज होते हैं। पेटा जो है ना ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इट्स एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद है श्रीलंका आस्क चाइना टू रिस्ट्रिक्ट डेप्थ। अब ये देखो क्या है, देखो श्रीलंका जो है ना काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में फंसा हुआ है, चाइना से काफ़ी ज़्यादा पैसा ले रखा है। इसी का एक इंसिडेंट मैंने आपको बताया था। ये जो आप हब्बन टोटा पोर्ट देख रहे हैं ना, पोर्ट ऑफ हब्बन टोटा, यहाँ पे बनाने के लिए, और इससे पहले भी, आज से काफ़ी साल पहले की बात है, श्रीलंका ने बहुत सारा पैसा जो है वो चाइना से लिया था, पर चाइना को पैसा वापस लौटा नहीं पाए थे, जिसके चलते हुए चाइना ने जो है 99 ईयर्स के लिए ये पोर्ट को लीज पे ले लिया। अब चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, तो देखो चाइना जो है यहाँ पे दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा है। एक स्ट्रिंग ऑफ पीयर्स का कॉन्सेप्ट है। ये स्ट्रिंग ऑफ पीयर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, चाइना जो है ना वो एक नेटवर्क बनाना चाह रहा है। देखो इस तरीके से आप देख रहे हो, ये चाइना जो है ना ये अपना देखो ये नेटवर्क बनाना चाह रहा है भारत को दबाने के लिए और अपना वर्चस्व दिखाने के लिए। तो इंडियन ओशन रीजन में चाइना जो है ये स्ट्रिंग ऑफ पीयर्स बनाने की कोशिश कर रहा है और इसका उन्होंने एग्जांपल रिसेंटली देखो, गादार का जो पोर्ट है उस पर अपना कब्जा लिया है, हबन पोटा, सिटवे, बे ऑफ बंगाल, म्यांमार, तो किसी ना किसी तरीके से इस चीज़ों को वो कर रहा है। तो ये चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पीयर्स का कॉन्सेप्ट है कि वो इंडियन ओशन में किसी भी तरीके से चाहता है अपना कंट्रोल करना, और श्रीलंका का हबन टोटा पोर्ट भी ऐसे ही चला गया है। ऑल्दो ये अभी तो कॉमर्शियल पोर्ट्स हैं, लेकिन चाइना कभी भी इसको मिलिट्री पोर्ट्स में कन्वर्ट कर सकता है जरूरत पड़ने पे, वॉर पे, बट अब तो ये काइंड ऑफ चाइना के अंडर में ही है सारे। तो ये प्रॉब्लम है और ये स्ट्रिंग ऑफ पीयर्स का कॉन्सेप्ट अभी इसमें से कुछ नहीं है, तो वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। अब श्रीलंका जो है वो इनके काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि डेप्थ में दबा हुआ है और उसी से रिलेटेड ही न्यूज़ थी, बट इसके पीछे का जो लॉजिक है ना वो कुछ और है जो मैंने आपको बताया। इसके बाद रशिया टू स्टैंड फर्म ऑन यूक्रेन इन टॉक्स विद यूएस। मैंने आपको पूरा मामला समझाया था, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। देखो ये रशिया है और ये यूक्रेन है, रशिया का पड़ोसी है, बॉर्डर टच हुआ है। अभी रशिया एंड यूक्रेन की जो सेना है ना वो आमने सामने खड़ी है, आप ये मान के चलो, और रशिया के ज़्यादा डोमिनेंस है, रशिया ज़्यादा पावरफुल है, और रशिया यहाँ तक वॉर लाइक सिचुएशन में जाने के लिए तैयार है। ये क्रीमिया है, क्रीमिया को कुछ समय पहले रशिया ने 2014-15 में एनेक्स कर लिया था। उससे पहले ना G8 ग्रुप होता था, ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज, उस समय रशिया को फिर G8 ग्रुप से भी हटा दिया गया था कि आपने क्रीमिया को एनेक्स क्यों किया है। अब क्या है मामला, देखो यूक्रेन जो है ना वो नेटो का पार्ट बनने की उम्मीद में है। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1969 में फॉर्म हुई थी, यूएस एंड इट्स एलाइज फॉर्म क्यों हुई थी, 69 या 59 इसको चेक कर लेना है ना, 1959 होगा आई थिंक, 1959, 49, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई थिंक 1949 है। 1949 में नेटो बनी थी, सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में बनी थी, बट फ्यूचर में फिर देखने को मिला क्या कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, तो फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बट मेन जो मोटो है नेटो का वो ये है कि हम में से किसी का भी दुश्मन जो है वो सबका दुश्मन है। नेटो जो है यूएस एंड इट्स एलाइज कंट्रीज़ हैं। आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि नेटो में आज की डेट में कितने मेंबर्स हैं, तो नेटो में यहाँ पे जोड़ने की चक्कर में है यूक्रेन। रशिया को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, रशिया कह रहा है भैया आप यूक्रेन को नहीं जोड़ोगे, अगर आप यूक्रेन को जोड़ोगे तो हम यूक्रेन से वॉर कर देंगे। तो ईयू और यूएस से रशिया की टॉक्स चल रही है, वही बात यहाँ पे सामने आई है। तो दिस इज इट गाइस, दिस इज आज का हमारा सेशन। आज हमने देखा रशिया यूक्रेन का मामला, हमने स्ट्रिंग ऑफ पीयर्स के बारे में देखा, फिर हमने यहाँ पे देखा जल्लीकट्टू के बारे में,
और फिर हमने यहाँ पे अजित पटेल साहब जो हैं वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, FIR वाले केस देखा। देन सुल्ली डी लैब के बंदे अरेस्ट हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में समझा और हमने गवर्नर के बारे में डिटेल में देखा। लास्ट में आपसे फिर से बोलना चाहूँगा, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताया करिए। प्लस इस सेशन की PDF जो है वो 3 बजे तक दिन में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। पढ़ने का तरीका यही है कि सुबह एनालिसिस देख लो, दिन में या रात में अपना आराम से न्यूज़पेपर की एक बार रीडिंग कर लो थ्रू द PDF। न्यूज़पेपर अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्लस दूसरी चीज़, आप लोग जो हैं किसी भी कोर्सेज में क्लैट UG, क्लैट PG, क्लैट LLM, इनमें से किसी में भी तैयारी कर रहे हैं तो आप इनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे ऐप के लिंक है, हमारे वेबसाइट के लिंक है, और वहाँ से इन कोर्सेज में आप इनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।